हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। इस एपिसोड में जियान को एक सीक्रेट इनहेरिटेंस मिलने वाली है जिसमें कई टियान क्लास की 2 स्किल्स होंगी। साथ ही में जब तक फाइट चल रही होती है उसका अभी आज एंड हो जाएगा। चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए पिछले एपिसोड का रिकैप किया जाए। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, वो 9 श्रीन डीपगम पाइथन टाइप का करंट लीडर जिसका नाम याओ शाओटियन होता है, वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। वेल एग्जैक्टली उसका टारगेट याओमिंग था, लेकिन क्योंकि याओमिंग अपनी दुर्गी को रिकवर कर रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम जियान का था। अब क्योंकि जियान की वीकेस्ट एंड दोशेंग की इनिशियल स्टेज पे होती है और वो याओ शाओटियन दोशेंग फर्स्ट आर के इंटरमीडिएट लेवल पे था, इस वजह से उसे शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे वो जियान को बड़ी आसानी से फिनिश कर देगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी गलतफहमी टूट गई थी। जैसे जैसे उसके अटैक्स के नंबर्स बढ़ते हैं, जियान उन्हें आसानी से रिसीव करते जाता है। किसी भी तरीके से बात न बनने के कारण याओ शाओटियन अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी काले रंग के पाइथन की फॉर्म थी। लेकिन जियान भी पीछे कैसे रख सकता था, वो भी अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज करता है, जिसके बाद फाइटिंग फिर से कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन इस बार जियान सिर्फ अटैक्स को रिसीव ही नहीं कर रहा था, बल्कि याओ शाओटियन की खतरनाक धुलाई शुरू हो जाती है। एंड में जाके हालत तो ऐसी हो गई थी कि जियान याओ शाओटियन के सर को अपने पैरों से कुचलने लगता है। अगर उसे कुछ और मौके मिले तो याओ शाओटियन का काम तो यहीं पे तमाम हो जाएगा। लेकिन इसी मोमेंट पे 9 श्रीन डीपगम पाइथन ट्राइब के और भी मेंबर्स इस सर्विस में एंटर कर जाते हैं। सबसे आगे वो फर्स्ट एल्डर होता है। इसके गले में लाल रंग का स्नेक लिपटा हुआ था। ये विशेष तरीके से जियान को घूरता है। इतने सारे एक्सपर्ट्स को आते हुए देख जियान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। भले वो चाहे दोशेंग क्लास में एडवांस कर चुका हो, लेकिन उसके लिए भी इतने सारे एक्सपर्ट से अकेले फाइट करने में बहुत ही परेशानी होगी। क्या जियान के इस पॉज का फायदा उठा के वो याओ शाओटियन उसके चंगों से निकल जाता है, जिसके बाद वो सभी एल्डर्स को जियान के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। लेकिन इसी पर याओमिंग अपने चेहरे को शो किया था। उसे जानने वाले एल्डर्स उसे तुरंत ही पहचान जाते हैं। जो याओमिंग बताता है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर उससे पॉइजन करके 9 श्रीन स्प्रिंग के अंदर सील कर दिया, तो याओ शाओटियन की हेल्प करने कोई नहीं आता। ये देख के फर्स्ट एल्डर और याओ शाओटियन समझ जाता है कि अगर जियान और याओमिंग को तुरंत ही खत्म नहीं किया गया, इनकी हालत अच्छी नहीं होने वाली। इस वजह से दोनों मिलकर याओमिंग को टारगेट करते हैं, लेकिन जियान फिर से इनका रास्ता रोक लेता है। बस बात ऐसी थी कि इस बार उसका सामना 2 दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट से हो रहा था, जिसमें से फर्स्ट एल्डर की स्ट्रेंथ वर्स्ट था दोशेंग के एडवांस लेवल पे। लेकिन याओ शाओटियन और फर्स्ट एल्डर को ज्यादा समय तक कॉन्फिडेंट फील करने का मौका नहीं मिलता। जियान फटाक से अपने क्लाइंट टैटू को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी स्ट्रेंथ भी सीधा 2 लेवल का जंप मार के वर्स्ट दोशेंग के एडवांस लेवल पे पहुंच गई थी। फिर इन तीनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वो लोग चाहे कितने भी डेंजरस अटैक का यूज कर रहे हो, लेकिन जियान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और गॉड्स स्किल्स की सारी टेक्निक्स यूज करी जाती है। जब जियान अकेला होने के बाद भी इन दोनों की ओर भारी पड़ने लगता है, वो फर्स्ट एल्डर समझ जाता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। वो तुरंत ही याओ शाओटियन को याओमिंग के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन इसके मुंह से जस्ट आवाज भारी आई थी, तभी याओमिंग आसमान में अपीयर हुआ था। उसकी बॉडी में से एक भयानक लेवल का ऑरा एरप्ट होता है। इसे देख के सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। याओ शाओटियन और फर्स्ट एल्डर एकदम हॉरिफाइड आवाज में कहते हैं 2 स्टार दोशेंग। जियान कहते हैं ब्रदर याओमिंग, तुम अपने मामले को आराम से सेटल करो, इस फर्स्ट एल्डर को मैं संभालता हूँ। ये कहने के बाद जियान तुरंत ही फर्स्ट एल्डर की तरफ शूट हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जियान का पंच जो कि आगे बढ़ रहा होता है, वो बैंग साउंड के साथ उस फर्स्ट एल्डर के स्मेरी डेंस दुई की पाम से टकरा जाता है। एक हॉट फायर का वेस्ट आगे बहता है। सारा पॉइजन वेपराइज हो जाता है। पावरफुल फोर्स की वजह से फर्स्ट एल्डर को कई कदम पीछे लेने पड़े थे। इस समय उसके शरीर के अंदर का खून काफी डिसऑर्डर में आ चुका होता है। जियान की हेवली फ्लेम की वजह से वो काफी टेरेबल फील कर रहा है। वो गोल्डन जायंट जो कि जियान होता है, वो अपने सर को नीचे करके फर्स्ट एल्डर को देखता है। जियान हंस के बोलता है, फर्स्ट एल्डर तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, तुम मुझे बिल्कुल हरा नहीं सकते। और याओ शाओटियन याओमिंग के हाथों से 10 एक्सचेंज से कम में हार जाएगा। जैसे वो फ्री होता है, तुम सभी का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। जियान के ऐसे सुझाव को सुन के फर्स्ट एल्डर की फेस में से ट्विच करती है। वो चुपचाप से याओ शाओटियन के बैटल ग्राउंड की तरफ देखता है। तुरंत ही उसका दिल बैठ गया था। इस समय याओमिंग ने याओ शाओटियन को इस तरह सप्रेस करके रखा होता है कि याओ शाओटियन के पास रिटेलिएट करने की पावर नहीं होती। उसकी मिजरेबल हालत को देख के क्लियरली ऐसा लगता है जैसे वो लंबे समय तक लास्ट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट एल्डर अपने दिल में बहुत ही फ्यूरी और डिससैटिस्फाइड फील करता है। वो मन में कहता है, बेस्टर्ड, मेरे इतने सालों की मेहनत पानी मिल गई। ओरिजिनली याओ शाओटियन और फर्स्ट एल्डर ये सोचते थे जैसे इन दोनों ने 9 श्रीन डीपगम पाइथन ट्राइब को इस तरह सप्रेस करके रखा है कि हर एक चीज इनके कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन आज ये हार्श रियलिटी ने बता रही है कि वो बस इनका इल्यूजन होता है। जब इनके सामने असली खतरा आता है, इनकी वो सो कॉल्ड कंट्रोल एकदम जोक बन के रह जाती है। जब फर्स्ट एल्डर के दिमाग में ये सभी थॉट्स फ्लैश हो रहे थे, दूर से कोल्ड आवाज उसके कानों में एंटर करती है। वो आवाज कहती है, मेरे छोटे भाई, इतने सालों में तुम बहुत कम प्रोग्रेस कर पाए हो। मैं तुमसे सच में काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। तुरंत एक शॉकिंग लेवल का लाउड साउंड अपीयर होता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सभी को याओ शाओटियन की चीख सुनाई देती है। ऐसी मिजरेबल आवाज को सुन के इस फर्स्ट एल्डर का दिल गले तक आ जाता है। जब उसने अपने सिर को पीछे मुड़ाया था, वो देखता है कि इस समय याओ शाओटियन किसी डेड डॉग की तरह एक माउंटेन के ऊपर पड़ा हुआ है। वो आधा पहाड़ कोलैप्स हो चुका था। इन दोनों एलीट दोशेंग की फाइट की वजह से आसपास
आसपास के माउंटेन डस्ट में बदल गए होते हैं। हम याओमिंग को अपने पैर को उठाते हुए देखते हैं। वॉलेंट तरीके से उसने याओ शॉर्टन की बॉडी पे स्टॉर्म कर दिया था। उसके पैरों से एक फाइटिंग विंड इरप्ट होती है। आसपास के बड़े बड़े पत्थर धूल में बदल जाते हैं। ग्रक साउंड के साथ याओ शॉर्टन के मुंह से फ्रेश ब्लड के साथ साथ कई इंटरनल ऑर्गन्स के पार्ट्स भी बाहर आते हैं। याओमिंग कैसे ब्रूटल अटैक को देख के 9 सरीन डीगमा पाइथन टाइप के एक्सपर्ट्स की आंखें ट्विच होती हैं। इन दोनों के बीच की फाइट कुछ ज्यादा ही फिरोशियस है। भले याओ शॉर्टन बहुत ही मेजरेबल लग रहा हो, लेकिन याओमिंग की बॉडी भी खून से रगी थी। उसके शरीर में कई चोटें होती हैं। खून उसके सर से नीचे आता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी फिरोशियस लग रहा था। याओ शॉर्टन से फाइट के दौरान याओमिंग ने सभी को उदाहरण दिया है कि बिना किसी चीज की परवाह करे फाइट कैसे करी जाती है। वरना याओमिंग की स्ट्रेंथ के साथ भी उसके लिए भी इतनी जल्दी एक 1 स्टार दुष्यंत लेवल के एक्सपर्ट को फिनिश करना पॉसिबल नहीं था। जब जियान याओ शॉर्टन और याओमिंग की दोनों बॉडीज को खून से रंगा हुआ देखता है, वो अंदर से एकदम स्पीचलेस फील कर रहा था। शायद इस चीज को ऑल आउट फाइट करना बोलते हैं। वो मन ही मन में कहता है, लगता है याओमिंग के दिल में याओ शॉर्टन के लिए सच में मॉन्स्टर्स लेवल की नफरत है। उसके सारे अटैक्स बहुत ही रूथलेस रहे हैं। जब याओमिंग अपने पैरों को याओ शॉर्टन के हार्ट के ऊपर रखता है, याओ शॉर्टन के चेहरे पे हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आया था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फर्स्ट एलर के कई में बहक गया था। ये सुन के याओमिंग का चेहरा और भी डार्क हो गया था। वो एक डेंस आवाज में कहता है, क्या तुझे अभी याद आ रहा है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? पिछले कई 100 सालों से जो मैंने दर्द सहा है, ये सब तेरी करामात है। याओमिंग अचानक से नीचे झुक के याओ शॉर्टन के माथे को सहलाता है। उसके उस खून से रंगे हुए चेहरे पे हल्की जेंटलनेस आ गई थी। याओमिंग कहता है, पहले मैं तुझे सच में अपना छोटा भाई मानता था। अगर तूने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो फिर कभी न कभी ट्राइबल चीफ की पोजीशन तुझे मिलने वाली थी। लेकिन तुझे कम उम्र में ही हर एक चीज को एंजॉय करना था। अब क्योंकि तूने मुझे मारने की कोशिश करी तो फिर तू जीने के बारे में भूल सकता है। याओमिंग की टच को सेंस करके याओ शॉर्टन एकदम ट्रेम्बल हो जाता है। वो याओमिंग के दिल के किलिंग इंटेंट को सेंस कर पा रहा था। अचानक से हम याओ शॉर्टन के चेहरे पे एक सैवेज एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं। जब याओ शॉर्टन अपनी दुगी को सर्कुलेट करके अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने वाला होता है, याओमिंग की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। तुरंत ही याओमिंग अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह यूज करके रूथलेस तरीके से याओ शॉर्टन की खोपड़ी में घुसा देता है। खून के साथ हम उसके बेजे को भी बाहर आते हुए देखते हैं। ये सब देखने के बाद भी याओमिंग के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है। वो याओमिंग की खोपड़ी से अपने हाथ को विड्रॉ करता है। हम उसके हाथ में एक गोल्ड फिश साइज के बीड को देख सकते हैं। ये बीड बहुत ही स्मूथ होता है। इसमें काले रंग का धुआं फ्लो होता है। हम इसे अग्लोमरेट हो गए एक चेहरे में बदलते हुए देखते हैं। ये चेहरा याओ शॉर्टन से मिलता था। सारे 9 सरीन डीगमा पाइथन पहाड़ के इस हिस्से की तरफ देखते हैं। वो सेंस करते हैं कि याओ शॉर्टन का ऑरा और उसके खून की सारी रिपल्स इस दुनिया से गायब हो गई हैं। इस समय वो एल्डर्स जो कि फाइट कर रहे होते हैं, इनके चेहरे पेल हो गए थे। भले इनके शरीर कांपने लगे हो, लेकिन इनमें से किसी की मूव करने की हिम्मत नहीं होती। अपने हाथ में इस काले रंग की बीड़ को देख के याओमिंग की आंखों में दुख देखा जा सकता है। भले उसने अपने बदले को पूरा कर लिया हो, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। भाइयों को एक दूसरे को मारना शायद ये दुनिया का सबसे ट्रेजिक सीन है। ऐसे सीन को देख के आसमान में खड़ा फर्स्ट एल्डर अपने सलाइवा को गटक लेता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओमिंग कितना रूथलेस होगा। याओमिंग याओ शॉर्टन को सर्वाइव करने का बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता। याओमिंग ने याओ शॉर्टन के मॉन्स्टर कोर को ही बाहर निकाल लिया है। क्लियरली याओमिंग बिल्कुल नहीं चाहता कि याओ शॉर्टन फिर से वापस आ जाए। जियान देखता है याओमिंग को, जो कि याओ शॉर्टन की कोर्स के साइड में खड़ा हुआ था। याओमिंग को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। आखिरकार जियान के ही भाई हैं। वो भी समझता था कि अगर उसे शाओडिंग और शाओली के ऊपर हमला करना पड़ा तो उसका दिल कैसे पेन को फील करेगा। हालांकि याओमिंग को धोखा देने वाला पहले याओ शॉर्टन था, लेकिन रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, दोनों की रगों में एक ही खून बहता है। ऑफ कोर्स एक का खून बहना बंद हो गया है। याओमिंग काफी समय के बाद एक साय करके आसमान की तरफ देखता है। उसके एक ही इशारे से याओ शॉर्टन की डेड बॉडी स्टोर हो गई थी। एक पल के बाद फिर से याओमिंग के चेहरे पे फरोशियस एक्सप्रेशन सरफेस होता है। वो फर्स्ट एल्डर की तरफ देख के डीप आवाज में कहता है, फर्स्ट एल्डर अब तुम्हारा टाइम आ गया। याओमिंग की एक्सट्रीमली फरोशियस आंखों को देख के वो फर्स्ट एल्डर पूरी तरीके से कांप गया था। वो अच्छे से समझता था कि अगर वो याओमिंग के हाथों में लग जाता है तो उसका अंजाम याओ शॉर्टन से कई गुना बुरा होने वाला है। तुरंत ही फर्स्ट एल्डर की आंखें याओमिंग और जियान को देखती हैं। एक बार दांती मीचने के बाद दोनों हाथों से हैंडसीज को चेंज करने लगता है। हम उसकी स्किन को विगल करते हुए देखते हैं। उसका शरीर फूलने लगा था। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी में से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। इससे देख के जियान की बाहें सिकुड़ जाती हैं। एक अनईजी फीलिंग की वजह से वो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है। फर्स्ट एल्डर के ऐसे डिसाइसिव एक्शंस को देख के याओमिंग भी स्टार्टेड हो गया था। इसकी एक्चुअली में सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की हिम्मत हो गई है। याओमिंग भी तुरंत ही पीछे जाता है। जब जियान और याओमिंग फर्स्ट एल्डर से अपनी दूरी बना रहे होते हैं, फाइनली फर्स्ट एल्डर की बॉडी एक बैंग वाली अर्थ शेकिंग साउंड के साथ फट जाती है। उसकी फाइटिंग एनर्जी वेव्स की वजह से 10,000 फुट के रेडियस के माउंटेन्स एकदम फ्लैट हो जाते हैं। जब भी एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैला था, उसके अंदर से कई ब्लैक एनर्जी स्नेक्स बाहर आते हैं। जैसे जमीन को टच करते हैं, हम इन्हें अचानक से वैनिश होते हुए देखते हैं। इन सभी स्नेक्स को ऑब्जर्व करके जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश होता है। वो मन ही मन में कहते ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ। ये बुड्ढा सच में काफी चालाक है। इसने अपनी फिजिकल बॉडी को त्याग के अपने मास्टर कोर को एक अवतार में छिपा दिया। अब क्योंकि अपनी फिजिकल बॉडी को खो चुका है, इसकी स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से डिक्लाइन हो गई। इसे अपनी पीक कंडीशन में आने में न जाने कितना समय लगने वाला है। जैसे एनर्जी का स्टॉर्म डिसअपीयर होता है, याओमिंग की बॉडी फ्लैश होकर जियान की साइड में अपीयर होती है। वो कहते हैं हम इस ओल्ड घोस्ट ने आसान रास्ता चुना है। वो
नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब के मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है 5 किलोमीटर के दायरे में सर्च कंडक्ट करी जाए, हमें इस बुड्ढे को ढूंढना ही होगा। इस कमांड को सुन के कई एल्डर्स रिस्पेक्टफुल तरीके से रिप्लाई करते हैं। पहले नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब में याओ मिंग की बहुत ही शानदार प्रेस्टीज थी। हालांकि उसे मिसिंग गए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही फेरोसिटी ने उसने याओ शॉटिंग का काम तमाम किया है, ये पावर सारे ट्राइब के मेंबर्स को डराने के लिए काफी है। तुरंत ही ट्राइब के वो एल्डर्स जिनकी पोजीशन एक्सट्रीमली हाई होती है याओ मिंग के सामने रेस्पेक्टफुली बाव करते हैं। वो कहते हैं ट्राइबल चीफ अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए कांग्रेचुलेशंस, हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे। याओ मिंग हल्की आवाज में कहता है सारे एल्डर्स आपके हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद। ट्राइब के मामलों को आप सभी के द्वारा हैंडल किया जाएगा। जिन लोगों को ट्राइब में नहीं रहना चाहिए उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। अगर याओ मिंग सच में अपनी अथॉरिटी को वापस चाहता है, उसे याओ शॉटिंग के चमचों को खत्म करना होगा, वरना कभी न कभी वो परेशानी खड़ी करेंगे। इन ऑर्डर्स को सुनकर वो एल्डर्स रिस्पेक्टफुल तरीके से रिप्लाई करते हैं। अब भी जियान ध्यान से याओ मिंग को देख रहा होता है। जब वो देखता है कि याओ मिंग किस तरीके से अपने ट्राइब के मैटर्स को सॉल्व कर रहा है, हम उसे हल्के से नोट करते हुए देखते हैं। भले याओ मिंग को सील हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसका डिमीनर बिल्कुल कम नहीं हुआ है। जैसे जैसे ट्राइब को डेवलप होने में टाइम मिलता है, याओ मिंग की लीडरशिप में नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब काफी पावरफुल होने वाली है। जब जियान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को डीएक्टिवेट करता है, सो इस साउंड के साथ काइलिन का ग्रुप उसके साइड में आ गया था। पिछली फाइट में इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इसमें इंटरवीन कर सके। इस वजह से तीनों लेडीज ने अपने आप को छिपा के रखा था। कुछ और इंस्ट्रक्शंस को इश्यू करने के बाद हम याओ मिंग को पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। वो जियान की तरफ दोनों हाथों को कप करके बोलता है ब्रदर जियान सर, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जियान स्माइल के साथ अपने हाथ को वेव कर देता है। याओ मिंग कुछ समय तक के लिए कुछ सोचता रहता है, फिर वो हंस के बोलता है ब्रदर जियान, तुम्हारे इस एहसान को मैं किसी भी तरीके चुका तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तभी मुझे कुछ तो ऑफर करना ही होगा। हाँ, तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट मत करना। मुझे लगता है कि इस ऑफर में तुम काफी इंटरेस्टेड हो गए। ये सुन के जियान अपनी आईब्रोज को रेज करता है। याओ मिंग स्माइल के साथ पूछता है ब्रदर जियान, क्या तुमने कभी डीमन सेंट हुआंग के बारे में सुना है? डीमन सेंट हुआंग, इस नाम को सुन के जियान चौंक गया था। तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। जियान पूछे तुम उस एंशिएंट टाइम के डीमन सेंट हुआंग की बात कर रहे हो, जो कि हाफ स्टेप दूधी बन चुका था। इस समय जियान की आंखें याओ मिंग को इंटेंस तरीके से देख रही होती है। एक पल के बाद वो स्माइल के साथ पूछता है क्यों, क्या हुआ? कहीं ये डीमन सेंट हुआंग तुम्हारी नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब से बिलोंग तो नहीं करता है? ये सुन के याओ मिंग हंसते हुए बोलता है हाँ, नेचुरली डीमन सेंट हुआंग हमारी नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब के मेंबर नहीं थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके और हमारी ट्राइब के बीच में एक गहरी रिलेशनशिप रही है। उस समय जब इस अल्टीमेट एक्सपर्ट ने अपने शरीर को छोड़ा, उनके द्वारा छोड़ी हुई इनहेरिटेंस फ्लो ऑफ टाइम के साथ खो गई। याओ मिंग कंटिन्यू करते बोलता है मेरी नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब के अंदर एक हुआंग स्टोन टैबलेट है, हम इसे एंशिएंट टाइम से इनहेरिट करते आ रहे हैं। डीमन सेंट हुआंग की सारी नॉलेज इस स्टोन टैबलेट के अंदर रिकॉर्डेड है। कहा जाता है कि डीमन सेंट हुआंग का एसेंस ब्लड इस पत्थर के टैबलेट के अंदर है। जब एसेंस ब्लड वाले दो शब्द जियान के कानों में जाते हैं, न चाहते हुए भी उसके हाथ कांपने लगते हैं। रूमर्स के हिसाब से उस समय डीमन सेंट हुआंग की कल्टिवेशन हाफ स्टेप दूधी क्लास में पहुंच चुकी थी। उसकी स्ट्रेंथ ने ऑलमोस्ट पिनिकल को टच कर लिया था। कोई भी एक्सपर्ट जो कि ऑलमोस्ट दूधी क्लास में पहुंच चुका हो, उसका ब्लड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अगर वो तब सच में दूधी क्लास में एडवांस कर पाते तो डीमन सेंट हुआंग की फ्यूचर जनरेशन इस दूधी ब्लड लाइन को काफी लंबे समय तक एंजॉय कर पाती। इस तरीके से एक और एंशिएंट क्लैन का जन्म होता। ऑफ कोर्स डीमन सेंट हुआंग ने अपनी आखिरी सांस तक दूधी क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इस वजह से उनके डिसेंडेंट्स को ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिली। खैर, भले उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उनके डिसेंडेंट्स तक नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन डीमन सेंट हुआंग का एसेंस ब्लड किसी भी दोषंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। अगर कोई इसे हासिल कर लेता है तो बिना किसी डाउट के उसकी स्ट्रेंथ राइज होने वाली है। डीमन सेंट हुआंग के एसेंस ब्लड की वजह से जियान के दिल एकदम एक्साइटमेंट से भर जाता है। फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके याओ मिंग से पूछता है क्योंकि डीमन सेंट हुआंग का एसेंस ब्लड लगातार स्टोन टैबलेट में हाइड कर रहा है, तुम्हारी नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब ने अभी तक उसे एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया है? याओ मिंग हंस के बोलते हैं हाँ, ब्रदर जियान, तुम सच में काफी कॉशियस हो। ये हुआंग स्टोन टैबलेट मेरी नाइन सरीन डीगवा पाइथन ट्राइब का एक पुश्तैनी खजाना है। इस स्टोन टैबलेट के ऊपर 3 स्किल्स इंस्क्राइब्ड है, जिसमें से येलो स्प्रिंग फिंगर एक टीएन क्लास की लो लेवल की टेक्निक है, वहीं पे येलो स्प्रिंग पाम एक टीएन क्लास मिडिल लेवल की 2 स्किल है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करने की इजाजत बस हमारे कुछ एल्डर्स को ही है। जियान नोट करके बोलता है हुआंग फिंगर, हुआंग पाम। तो फिर आखिरी 2 स्किल के बारे में क्या? उसे इन दोनों स्किल्स की कुछ खास डिजाइन नहीं होती। भले टीएन क्लास की 2 स्किल्स फाइटिंग लेवल की पावर को पोजेस करती हो, लेकिन अभी जियान के लिए बहुत ही बड़ी टेम्पटेशन नहीं रही है। आखिरकार अभी जियान कई टीएन क्लास की 2 स्किल्स को पोजेस करता है। जियान का रिप्लाई करते हुए याओ मिंग बोलता है उस लास्ट स्किल का नाम है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। जियान रिपीट करते हुए बोलता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। वो कहता है येलो स्प्रिंग फिंगर सीधी लाइफ और डेथ को डिसाइड करती है। तो फिर इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के हिसाब से ये सीधा सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या सच में तुम डीमन सेंट हुआंग की उसी 2 स्किल की बात कर रहे हो? फाइनली इस मोमेंट में जियान की धड़कनें बढ़ गई थी। अगर
अगर हुआंगक्वान डिवाइन एंगर की बात करें तो एक तरीके की सोनिक 2 स्किल है और तो और ये एक टियान क्लास की हाई लेवल 2 स्किल है। कुछ एंशिएंट बुक्स में बताया गया है कि जब येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की बात होती है तो फिर से एलीट दोशेंग के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। अगर डीमन सेंट हुआंगक्वान ने 10 दोशेंग की जान ली होगी तो उनमें से 9 एक्सपर्ट्स की सोल्स को इस हुआंगक्वान डिवाइन एंगर ने शाइटर कर दिया होगा। एक टियान क्लास हाई लेवल की 2 स्किल इस जियान के लिए पहली बार है जब वो इस लेवल की स्किल के बारे में सुन रहा है। जितना जियान को पता है उसका नया एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को मैच नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स अगर जियान प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम को सॉल्व करके रिफाइन कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ से बनने वाला एंग्री बुद्धा लोटस इस हुआंगक्वान डिवाइन एंगर से बिल्कुल वीक नहीं होने वाला। अगर सच में डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हुआंगक्वान डिवाइन एंगर जियान के वीक एंग्री बुद्धा लोटस से वीक हो सकता है, लेकिन बात इसकी लिथैलिटी की है। अगर सेम लेवल के एक्सपर्ट्स भी थोड़े से केयरलेस रहते हैं तो भी तुरंत ही सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी एक्सपर्ट की सोल उसकी फाउंडेशन होती है। अगर किसी की सोल डैमेज हो जाती है तो उस चोट को ठीक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर जियान अगर इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को मास्टर कर लेता है तो फिर सामने के 3 स्टार दोशेंग को भी सावधान रहना होगा। उसकी एक केयरलेसनेस उसकी जान ले सकती है। याओ मिंग जियान के चेहरे के सरप्राइज को देख के अंदर से काफी सेटिस्फाइड फील करता है। वो हंस के बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसी 2 स्किल की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से डीमन सेंट हुआंगक्वान जाने जाते थे। जियान पूछता है जो जानकारी तुमने मुझे बताई उसके हिसाब से वो याओ शॉर्टिन और फर्स्ट एल्डर दोनों ने ही इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को प्रैक्टिस किया होगा, तो फिर बैटल के समय दोनों ने इसका यूज क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर वो इसका इस्तेमाल करते हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। अगर उस याओ शॉर्टिन और फर्स्ट एल्डर ने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया होता तो अभी सिचुएशन पूरी तरीके से अलग हो सकती थी। एंशिएंट टाइम में भी एक टियान क्लास की हाई लेवल की 2 स्किल काफी रेयर मानी जाती थी। नेचुरली अभी और भी रेयर है। याओ मिंग हंस के बोलता है इतना आसान नहीं है। हमारी ट्राइब में किसी ने भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को कभी प्रैक्टिस नहीं किया है क्योंकि ये 2 स्किल उस स्टोन टैबलेट की बहुत ही गहराई में छुपी हुई है। हमें अभी तक इसे प्रैक्टिस करने का कोई मेथड नहीं मिला और तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम स्टोन टैबलेट को फोड़ के देखें, क्योंकि ऐसा करने पे अंदर छुपा डीमन सेंट का एसेंस ब्लड हमारे द्वारा डैमेज हो सकता है। जियान अपने सिर को लाते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो ब्रदर याओ मिंग आप मुझे ये क्यों बता रहे हो? इवन 9 सरीन डीगमा पाइथन ट्राइब के जनरेशन के एक्सपर्ट्स भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो फिर हम आखिर क्या कर सकते हैं? याओ मिंग स्माइल के साथ बोलता है हाँ भले और लोग ऐसा न कर पाए लेकिन मुझे लगता है ब्रदर जियान तुम्हारे इसमें सफल होने के काफी चांसेस हैं। ये सुन के जियान अपनी आईब्रोज को रेज कर लेता है। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके बोलता है यहाँ पे हेवली फ्लेम की बात हो रही है, क्योंकि जियान को अपने अंदर हेवली फ्लेम के अलावा कोई भी और यूनिक एक्सपेक्ट दिखाई नहीं देता। जियान की ऐसी बात को सुन के याओ मिंग अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है भले एक हेवली फ्लेम बहुत ही पावरफुल हो लेकिन हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट का उसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो है एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। डीमन सेंट हुआंगक्वान के स्टोन टैबलेट के अंदर उनकी रेमिनेंट स्पिरिट गार्ड करती है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस करने का मेथड हमें उसी जगह पे मिलेगा। याओ मिंग हंस के बोलता है हम मैजिकल भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेरी कल्टीवेशन लेवल के बाद भी मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी टीयर 7 के एल्केमिस्ट के बराबर होगी, लेकिन तब भी मैं उस रेमिनेंट स्पिरिट के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा। कई सालों तक ट्राई मारने के बाद हमें मालूम पड़ा है कि कोई भी स्पिरिट जो कि हेवली स्टेट तक नहीं पहुंच पाई है वो स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसे सोल के स्टेट को कुछ ट्रू ग्रैंड मास्टर लेवल के एल्केमिस्ट ही पोजेस करते हैं। इससे पहले ट्राइब में कई बार डिस्कशन हुआ कि हम एक एल्केमिस्ट गुरु को हायर कर लें, लेकिन ऐसा करने पर डीमन सेंट हुआंगक्वान के स्टोन टैबलेट की खबर फैल सकती थी, तब हमारी ट्राइब और भी खतरे में आ जाती। आखिरकार डीमन सेंट याओशेंग का ब्लड अब स्टोन टैबलेट के अंदर ही छिपा हुआ है। जैसे इसकी खबर फैलती है एलीट दोशेंग भी इसके पीछे आएंगे। हमारी ट्राइब के ज्यादातर मेंबर्स को इस हुआंगक्वान स्टोन टैबलेट के बारे में ऊपर से पता है। इनमें से किसी कुछ आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है। जियान स्माइल करता है। वो याओ मिंग को देख के पूछता है तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो कि तुम मुझे इतनी जरूरी बात बता रहे हो? जियान की स्माइल को देख के लगता है याओ मिंग समझ गया है कि इस समय जियान के दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ब्रदर जियान तुम्हें इस तरीके से रैंडम गैस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तुम्हें ये सीक्रेट बताने का एक रीजन ये है कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे इतने बड़े एहसान को हल्का करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे पता है कि जो लोग मेरी हेल्प करते हैं मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि मैं आपकी स्ट्रेंथ को बोरो करके उस स्टोन टैबलेट को खोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मुझे और भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। तभी मैं 9 सरीन डीगमा पाइथन टाइप को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। जियान की आंखें लगातार याओ मिंग को घूरती रहती हैं, लेकिन याओ मिंग भी नजरें बिल्कुल नहीं छिपाता है। काफी समय तक घूराघूरी करने के बाद जियान कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि स्टोन टैबलेट के अंदर की रेमिनेंट स्पिरिट कितनी पावरफुल है। जियान के रिप्लाई को सुन के याओ मिंग एकदम खुश हो गया था। वो कहते हैं हाँ अगर ऐसी बात है तो ब्रदर जियान तुम्हारी हेल्प के लिए पहले से थैंक यू बोलूंगा, लेकिन ऐसा करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्रदर जियान आज आप
अपनी एक बड़ी बैटल को एक्सपीरियंस किया है। आप सभी को कम से कम एक रात तक आराम करना चाहिए, तब तक मैं भी ट्राइब के कुछ मामलों को सेटल कर दूंगा। कल की सुबह हम साथ में उस हुआंगकांग स्टोन टैबलेट के पास जाएंगे। ये सुन के जियान एग्री कर लेता है। इस समय 9 सरीन डिगबम पाइथन ट्राइब काफी बड़ी चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रही थी। ऑफ कोर्स रात को काफी खून खराबा भी होता है, लेकिन जियान इस सब की परवाह नहीं करता। आखिरकार ये किसी और की ट्राइब का पर्सनल मैटर है, जियान के बीच में इंटरवीन करने का कोई मतलब नहीं है। 9 सरीन डिगबम पाइथन ट्राइब के अंदर रात भर खलबली मची रहती है। अगली सुबह आने के बाद ही मामला शांत हुआ था। जब सूर्य की रोशनी नीचे पहुंची थी, याओमिंग ऑलरेडी जियान के घर के सामने आ गया होता है। तुरंत ही जियान की टोली भी इकट्ठी होती है। ये सब पीछे पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। चलने के दौरान जियान का ग्रुप कहीं भी ठहरता नहीं है। लगातार 10 मिनट तक ट्रैवल करने के बाद वो एक एंशिएंट ऑल्डर के पास पहुंच जाते हैं। जियान को ऑल्डर बहुत ही मैजेस्टिक लगता है। ये बड़े बड़े हरे रंग के पत्थरों से बना हुआ था। जब भी कोई इस ऑल्डर पे खड़ा होता है, वो पूरे आसपास के पहाड़ों की व्यू को देख पाएगा। जियान का ग्रुप ऑल्डर के साइड में लैंड करता है। इस स्क्वायर के मिडिल पे 1000 फुट बड़ा येलो टैबलेट होता है। ये बिना किसी सपोर्ट के वहाँ पे खड़ा होता है। इसके चारों तरफ एक एंशिएंट ऑरा फैला हुआ था। इसे देख के जियान के ग्रुप को ऐसा लगता है जैसे हमेशा से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जियान इस पत्थर के टैबलेट को काफी ध्यान से स्टडी कर रहा था। वो कहता है कि यही लेजेंडरी हुआंगकांग स्टोन टैबलेट है। इसे ध्यान से देखने पे मालूम पड़ता है कि इसमें कई अनयूजुअल से सिंबल्स इंग्रेव करे गए हैं। इसमें से हल्की सी लाइट भी बाहर आ रही थी। इस स्टोन टैबलेट पे एक बड़ा सा 5 फुट गहरा हैंडप्रिंट छपा होता है। इस हाथ के निशान में से लगातार कुछ मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जियान को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि यही येलो स्प्रिंग डिवाइन फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम का ट्रेनिंग मेथड है। याओमिंग इस बड़े से पत्थर को देख के हल्के से बाव करके पीछे हो जाता है। वो जियान को देख के बोलता है, ये मेरी 9 सरीन डिगबम पाइथन का हुआंगकांग टैबलेट है। वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और डीमन सेंट हुआंगकांग का ब्लड एसेंस इसके अंदर छिपा हुआ है। अब क्या हम इसे हासिल करने में सक्सेसफुल होते हैं, ये बता जियान पर डिपेंड करेगा। जियान चुपचाप से नोट करता है। उसकी सीरियस आंखें स्टोन टैबलेट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। वो इसमें से एमिट होने वाले एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर पा रहा था। जियान कहता है, ये तो बस उसके रेमनेंट सोल है, तभी इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना पावरफुल है। आखिर जब डीमन सेंट हुआंगकांग जिंदा होंगे, उनकी स्ट्रेंथ किस अल्टीमेट लेवल पे पहुंची होगी। याओमिंग जियान को बताता है, एक बार मैंने भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के ट्रेनिंग मेथड और डीमन सेंट के एसेंस ब्लड को हासिल करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे इसके अंदर एंटर करती है, तुरंत ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़ी सी दीवार से टकरा गया हूँ। मेरी बॉडी खून फेंक रही थी। उस इंजरी से रिकवर होने के लिए मुझे करीब 6 महीने तक रिकवरेट करना पड़ा। जियान के ग्रेव एक्सप्रेशन को देख के याओमिंग हल्के से सहायक करता है। वो फिर से स्टोन टैबलेट की तरफ देखते हुए बोलता है, भले मेरी अभी की स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बेटर है, लेकिन मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर मैं अभी इसमें एंटर करता हूँ तो मेरा अंजाम पहले ऐसा ही होने वाला है। ये सुन के जियान नॉड करता है। वो बताता है, ये स्टोन टैबलेट सच में एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंटेन करता है और तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक अजीब से मिस्टीरियस प्रेशर को पोजेस करती है। अगर मैं सही से गैस कर रहा हूँ तो अपने समय में डीमन सेंट हुआंगकांग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलेटिवली फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच चुकी होगी। याओमिंग कड़वाहट फील करते हुए हंस के बोलता है, आखिर कोई भी इंसान जो कि दूसरी क्लास को छूने वाला था, वो सिंपल कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही पूछते, ब्रदर जियान कैसा लगा, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। इस पत्थर के टैबलेट को काफी समय तक घूरने के बाद जियान अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं एक अटेम्प्ट दे सकता हूँ। हालांकि उसकी और डीमन सेंट हुआंगकांग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में हो सकता है कि नदी और समुद्र इतना बड़ा गैप हो, लेकिन इस पत्थर के अंदर जो चीज कैद है वो डीमन सेंट हुआंगकांग की रेमिनेंट सोल है। अगर दोनों के बीच में सच में क्लैश होती है तो जीतने वाले की कोई गारंटी नहीं ले जा सकती। जियान के रिप्लाई को सुन के याओमिंग खुश हो जाता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रदर जियान तुम पर रिलाई करूंगा। अगर अंदर तुम्हें कोई भी चीज गड़बड़ लगती है तो तुम तुरंत ही बाहर आ सकते हो। ये सुन के जियान नोड करता है। उसकी बॉडी मूव हुई थी, उस पत्थर के सामने प्रकट होकर बैठ जाता है। उसके आईब्रोज के बीच की सोल मूव करने लगी थी। जियान एक लास्ट वार्निंग के तौर पर बोलता है, इस समय के दौरान मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहूंगा। उसकी बॉडी हल्की ट्रेम्बल होती है। एक इल्यूजरी फिगर उसके आईब्रोज से बाहर आया था। फाइनली स्टोन टैबलेट के सामने आके रुक जाता है। जब जियान की सोल उसकी ह्यूमन बॉडी की शेप ले लेती है, इसे देख के याओमिंग जियान की चुपचाप से तारीफ करता है। सोल के मामले बहुत ही नाजुक होते हैं। इस कॉन्टिनेंट को लगातार दूकी डोमिनेट करती आ रही है। अब ऐसे बहुत कम एक्सपर्ट्स बचे रह गए हैं जो अपनी सोल पे भी फोकस करते हो। हालांकि सोल हर एक इंसान की फाउंडेशन होती है, लेकिन अगर किसी के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करने का स्पेशल मेथड ना हो तो वो फाइट के दौरान इसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाएगा। और सोल को प्रैक्टिस करने के लिए जितने एफर्ट्स और टाइम लगता है, लोगों को इसकी इतनी वैल्यू दिखाई नहीं देती। इस वजह से मैक्सिमम एक्सपर्ट्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बस ऑर्डिनरी लेवल पर रह जाती है। जिस तरीके से जियान अपनी सोल को अपनी रियल बॉडी की फॉर्म दे पा रहा है, ऐसा बाकियों के लिए करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जियान की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, जो कि स्टोन टैबलेट के सामने सस्पेंडेड थी। उसकी आंखें लगातार टैबलेट को स्कैन करती हैं। काफी समय के बाद काइलिन के ग्रुप के सामने जियान की सोल अपने पैरों को आगे बढ़ाती है। वो इल्यूजरी फिगर स्टोन टैबलेट से टकरा गया था। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उस स्टोन टैबलेट की सरफेस पे कुछ सर्कुलर रिपल्स बनने लगी थी। वहीं पे जियान की सोल को देख कैसा लगता है
है जैसे इसे किसी ने निगल लिया हो। ये अपनी जगह से गायब हो जाती है। अचानक से मौसम चेंज होता है, स्टोन टैबलेट के ऊपर बादल इकट्ठे हो जाते हैं, बिजलियां नीचे गिरने लगती हैं। इन बादलों के गरजने की आवाज की वजह से ये पूरा स्क्वायर ही ट्रेम्बल हो गया था। हम देखते हैं जियान को। इस समय उसकी स्पिरिट हवा में फ्लोट कर रही होती है। आसपास के अनयूजुअल स्पेस को देख के उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। उसकी नजर जाती है उस जगह पे जो कि स्पेस का अंत लगता है। वो कहता है तो ये स्टोन टैबलेट के अंदर का स्पेस है। सच में डीमन सेंट हुआंग का नाम अपनी रेपुटेशन का बिल्कुल वर्दी है। ये स्टोन टैबलेट के अंदर ऐसा रियल्म क्रिएट कर पाए। जियान के पैर फिर से खाली हवा में आगे बढ़ते हैं। वो इस क्रिएटेड स्पेस के और भी अंदर चला गया था। लगता है जियान की मूवमेंट्स की वजह से आसमान के वो थंडरबोल्ट्स जाग गए हैं। वो अचानक से जियान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस अटैक को आते हुए देख जियान के चेहरे की हवाओं में कोई बदलाव नहीं आता। उसके पैर बिल्कुल थमते नहीं है। कोई भी थंडरबोल्ट जो कि उसके आसपास के 50 मीटर के दायरे में एंटर करता था, एक इनविजिबल फोर्स उसे शैटर कर देती थी। ऐसा लगता है जैसे जियान किसी प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर है। जियान को इस तरीके से और भी डीप जाते हुए देख लगता है वो थंडरबोल्ट्स भी समझ गए कि वो उसका रास्ता नहीं रोक सकते। वो चुपचाप से होल्ड पे आते हैं। जब जियान फाइनली थंडरबोल्ट्स को गायब होते हुए देखता है, तभी आसमान को पीले रंग के बादल कवर कर लेते हैं। फटाक से एक पावरफुल विंड एनर्जी जियान के ऊपर प्रेस हो जाती है। उसके कानों में एक आवाज गई थी, ये होती येलो स्प्रिंग फिंगर। जियान के आगे बढ़ते हुए कदम वहीं पे रुक जाते हैं। जब उसका सर ऊपर उठता है, उसे स्पेस को चीरती हुई एक इनॉर्मस फिंगर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। फाइनली जियान की आंखों में रिपल अपीयर हुई थी। वो बड़े आराम से अपने हाथ को वेव कर देता है। जियान के सर के ऊपर उसकी वास्ट और माइटी स्पेशल इकट्ठी होने लगती है। एक पल के अंदर एक बहुत बड़ी फिंगर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये रंबलिंग साउंड करते हुए उस पीले रंग की उंगली से टकरा जाती है। हालांकि इन दोनों के कोलाइड होने पर स्पेस फ्लक्चुएट होता है, लेकिन कहीं भी कोई एक्सप्लोजन दिखाई नहीं देता। कांटेक्ट में आने के बाद दोनों कोलैप्स हो जाते हैं। दोनों ही खत्म हो गए थे। लेकिन जियान ने जैसे इस फिंगर का काम तमाम किया था, अचानक से उसके पैरों के नीचे का स्पेस क्रैक हो जाता है। एक भारी भरकम सा पीले रंग का हाथ लाइटिंग स्पीड से जियान को टारगेट करता है। एक ही फ्लैश में जियान के नीचे अपीयर हो गया था। हाथ क्लेंच होता है, जियान इसके अंदर फंस जाता है। तभी उस लार्ज हैंड के अंदर से जियान की शांत आवाज बाहर आती है। वो कहता है शैटर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक बहुत ही भयानक सा तूफान बनता है। इसने उस हाथ के परगच्चे उड़ा दिए थे। इस येलो पाम के डिस्ट्रॉय होने के बाद जियान का फिगर फिर से अपीयर होता है। उसकी आंखें दूरी पे देखती हैं। उसकी हल्की सी आवाज किसी थंडर की तरह पूरे रेल में गूंजने लगी थी। जियान कहता है डीमन सेंट हुआंग, तुम अपने आप को रिवील करो। तुम्हारी टेक्निक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। ये आवाज जैसा आसमान में गूंजी थी, तभी हम जियान से थोड़ी दूरी पे एक माउंटेन को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। इसके अंदर से कोई चीज बाहर आती है। देखने से बहुत ही बड़ा सिंहासन मालूम पड़ता है, जैसे अंग्रेजी में थ्रोन बोल लो। इसके ऊपर एक पीले कपड़ों में ह्यूमन फिगर दिखाई देता है। साथ ही में इसकी ऑरे की वजह से आसपास के माउंटेन्स ट्रेम्बल हो रहे थे। एक आवाज जो कि अपने साथ उस प्रेशर को लाती है जो सीधा सोल को इम्पैक्ट करे, वो धीरे से जियान के कानों में पहुंची थी। वो आवाज कहती है, यंग फेलो, तुम्हें जगह पे नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इस आवाज को सुन के जियान की बॉडी से रिपल्स फैलती हैं। जियान की नजरें जाती हैं उस थ्रोन के ऊपर। उसके चेहरे पे एक स्माइल सरफेस हुई थी। जियान कहते हैं, हालांकि एक समय पे तुम इस दुखी कंटेंट के पिक एक्सपर्ट थे, लेकिन अब तुम एक जिद्दी सोल के रेमिनेंट थॉट रह गए हो। जियान कैसे शब्दों को सुन के वो ह्यूमन फिगर जो कि उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसकी आंखें डब्बे की तरह खुल जाती हैं। उसकी बॉडी से एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है। ये किसी ब्लेड की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो ह्यूमन फिगर बोलता है, थीफ, तेरी मेरे सामने इस तरीके से बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई। इस अटैक को देख के जियान हल्के से स्माइल करता है। पीछे जाने की वजह जियान के कदम आगे बढ़े थे। जैसे जियान एक इशारा करता है, उसकी मैजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हुआंग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। जियान कहता है, अगर तुम मुझे अपना एसेंस ब्लड और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का ट्रेनिंग मेथड दे देते हो, मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा। ये सुन के वो डीमन सेंट हुआंग का स्पिरिचुअल अवतार तुरंत ही खड़ा हो गया था। वो कहता है, अगर तुम सच में मेरे एसेंस ब्लड और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे पहले डिफीट करना होगा। जिस पल ये खड़ा हुआ था, इस माउंटेन के आसपास का एरिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। वो जियान को देख के बोलता है, एडवांस हेवली स्टेट सोल, इतने सालों में मुझसे मिलने वाली तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो। काफी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तुम्हें परफेक्ट हेवली स्टेट तक पहुंचने में काफी लंबा रास्ता तय करना है। मेरी सोल पहले से हेवली स्टेट को सरपास करके डी स्टेट में एंटर कर चुकी है। तुम आखिर मुझसे फाइट कैसे करोगे। जब जियान डी स्टेट वाली दो शब्दों को सुनता है, उसकी धड़कनें आसमान को छूने लगती हैं। उसकी आंखों में कुछ शॉक अपीयर हो गया था। उसके लिए भी ये पहली बार है जब एक ऐसे इंसान से मिल रहा हो जिसकी सोल डी स्टेट तक पहुंच चुकी हो। अभी के दुखी कॉन्टिनेंट में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी सोल डी स्टेट में एंटर कर पाई हो। जियान फाइनली रियलाइज करता है कि डीमन सेंट हुआंग उस समय दूधी लेवल कितने पास क्यों जा पाए थे। जियान एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है, अगर तुम सच में डीमन सेंट हुआंग होते तो मैं नेचुरली तुमसे फाइट बिल्कुल नहीं करने वाला था, लेकिन अब तुम बस एक रेमिनेंट स्पिरिट रह गए हो। ये कहने के बाद वो एक कदम आगे बढ़ाता है। उसकी बॉडी 1000 गुना स्वेल हो जाती है। वो भी किसी जाइंट की तरह लगता है। जियान जो कि उस बड़े से जाइंट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो नीचे डीमन सेंट हुआंग के अवतार को देखता है। उसकी फिस्ट क्लेंच होती है, पंच आगे दे मारा था। ऐसे सीन को देख के डीमन सेंट हुआंग एक बार तेजी से रोर करता है। तुरंत ही उसके पाम ग्राउंड से प्रेस हो गए थे। अचानक से इस रेलम की जमीन कांपने लगती है। ग्राउंड बीच में से ही फट गया था। हम जमीन में से कई बड़े बड़े हाथों को बाहर आते हुए देखते हैं। ये जियान की जाइंट बॉडी में जाके स्मैश होने लगे थे। ऐसे पावरफुल अटैक की वजह से जियान की स्पिरिट एक इंटेंस रिपल को एमिट करती है। जियान को अच्छे से पता होता है कि वो इस अपोनेंट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो तुरंत ही अपने मुंह को खोल के बोलता है,
डिस्ट्रॉय, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि एक अजीब सी हीट को पोजेस करती है, वो उसके मुंह से इरप्ट हुई थी। हम इसे रूथलेस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो बड़े बड़े हाथ जैसे इसके कांटेक्ट में आते थे, इनके तुरंत ही पर कच्चे उड़ जाते हैं। इवन ग्राउंड का वो ट्रेम्बल होना भी सप्रेस हो गया था। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कांटेक्ट करने के बाद डीमन सेंट हांगकांग के अवतार के चेहरे के हावभाव पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्चुअली में हेवन फ्लेम की पावर को पोजेस करती है। बहुत ही तेज से एक अजीब सी हैंडसील फॉर्म होती है। ऐसा करने के बाद इस हैंडसील को अपने मुंह के साइड में प्लेस कर देता है। जियान सेंस करता है कि एक अनयूजुअली फ्राइटनिंग फोर्स उस अवतार के पास इकट्ठी हो रही है। इस फ्लक्चुएशन का अपीयर होने के बाद स्पेस खुद ही कोलैप्स होने लगता है। ऐसा लगता है इस दुनिया का अंत आ रहा हो। जब जियान इस फ्लक्चुएशन को सेंस करता है, जिससे उसका हार्ट भी ट्रेम्बल हो रहा था, हम उसके चेहरे को काफी ग्रेव होते हुए देखते हैं। अगर दुगी की फाइट से कंपेयर किया जाए तो सोल बैटल्स और भी रिस्की होती हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी केयरलेस होता है तो उसकी सोल शैटर हो सकती है और सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद कोई अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता। डीमन सेंट हांगकांग के अटैक ने जियान को हल्का सा डरा दिया था। उसे फाइनली समझ में आता है कि वो कहानी है जिसमें लोग कहते हैं कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर दोशेंग को भी डरा सकता है। लगता है वो बस कहावतें नहीं है। अब वे अटैक एग्जैक्टली कितना पावरफुल होने वाला है उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जान रहे होंगे, जिसमें जियान को डीमन सेंट का एसेंस ब्लड भी मिलने वाला है। अब क्योंकि स्टोरी का अगला आर्क फिर से एंशिएंट अबाउट ड्रैगन ट्राइब के ऊपर फोकस्ड होगा, इस वजह से जियान नेक्स्ट एपिसोड में कुछ हेल्पर्स को इकट्ठा कर रहा होगा और एंड में जाके डीमन सेंट एसेंस ब्लड को जियान के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। सो इसे तुम नेक्स्ट एपिसोड का टीजर मान सकते हो। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। वैसे मुझे पर्सनली इस पार्ट में इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही लगी है। आप सभी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि क्या हमें इन जानकारियों को स्किप करना चाहिए। मेजॉरिटी की चॉइस को माना जाएगा। इस वीडियो का लाइक किया मैं 12K का। देखते हैं कि आप सभी इसे कंप्लीट करवा पाते हो। जो भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो तुरंत ही नीचे देखे रेड बटन को स्मैश कर दो और उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाले एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आप एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। लेफ्ट में पिछला वाला पार्ट शो हो रहा होगा, अगर उसे मिस कर दिया था तो लेफ्ट में क्लिक करके उसे डायरेक्टली देख सकते हो। चलो हम मिलते हैं वीडियो को उस पार। तब तक मजे करो। टाटा बाय बाय।